बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू में आज हम बात करने लगे हैं जी क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग के हवाले से। और हम देखेंगे कि क्लाइमेट चेंज क्या है और किस तरह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग जो है वो क्लाइमेट चेंज का बाइस बन रही है। और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या हैं। सबसे पहले हम इनको देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे जी कि ग्लोबल वार्मिंग की कॉजेज़ क्या हैं, यानी क्या वजूहात हैं इसकी। ठीक है, वजूहात को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ हम इसके असरात जो अभी हो रहे हैं दुनिया के ऊपर या पाकिस्तान के ऊपर स्पेशली, वो क्या है। और एट द एंड हम देखेंगे हम इसको कंट्रोल जो है वो कैसे कर सकते हैं या इसको कम कैसे किया जा सकता है इन क्लाइमेट चेंज के असरात को या ग्लोबल वार्मिंग को। और पाकिस्तान इसके लिए क्या एफर्ट कर रहा है या जो दुनिया है वो इसके लिए जो है वो क्या क्या एफर्ट्स कर रही है, क्या क्या काम किए जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज क्या है। अब सबसे पहले तो आप देखिए क्लाइमेट चेंज, अगर हम इस क्वेश्चन को लेते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज एक बड़ी टर्म है, एक एज ए होल हम इसको टर्म ले सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज का मतलब ये है मौसमियाती तब्दीली। ठीक है, ये मौसमियाती तब्दीलियां। तो मौसमियाती तब्दीली जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमेशा खुद ही होती है, नेचुरल कॉज की वजह से भी। ठीक है, अब इस टाइम पे जो हम क्लाइमेट चेंज को ले रहे हैं एक्चुअली वो इसे हम स्पेशली रेफर कर रहे हैं या स्पेसिफिकली रेफर कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के साथ, यानी ये जो ग्लोबल टेम्परेचर का राइज है इसके साथ हम इसको जो है वो मेजर कर रहे हैं। और हम ये कह रहे हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो गया या चेंजिंग हो रही है। ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लाइमेट चेंज क्या है, मौसमियाती तब्दीली, जो कि खुद ही वैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम लाजमी बात है, उसने वक्त के साथ साथ जो है चेंज होना ही है। और उसकी चेंजिंग क्या हो सकती है, वेदर पैटर्न में चेंजिंग हो सकती है, उसके टेम्परेचर में चेंजिंग हो सकती है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए जो टेम्परेचर है या उसका जो वेदर पैटर्न है इसके अंदर जो चेंज है क्लाइमेट के अंदर, उसको हम क्या कह रहे हैं जी, क्लाइमेट चेंज, कि वक्त के साथ साथ मौसम का बदल जाना। अब उसके क्या कॉजेज या रीजंस है वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंपली आप समझिए कि क्लाइमेट चेंज क्या है, मौसम के अंदर तब्दीली। ये जो हमारा मौसम है ये कुछ चीजों से मिलकर बना हुआ है, इसके अंदर टेम्परेचर शामिल है, वेदर पैटर्न्स शामिल हैं। ठीक है जी, विंड की जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शामिल है कि भाई कहां से आ रही है, किधर जा रही है। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंदर शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, कि भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है, यानी ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है एज ए होल जो ये हमारी दुनिया है, ठीक है जी, या खासकर अर्थ की हम बात कर रहे हैं, ये जो हमारा प्लेनेट अर्थ है इसका ग्लोबली वार्म होना या गर्म होना, एक एवरेज टेम्परेचर से ज्यादा इसका हो जाना, ये ग्लोबल वार्मिंग है। ठीक है, यानी इंक्रीज करना किसके अंदर, टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, अर्थ का, यानी कि अर्थ के टेम्परेचर जो है उसका बढ़ जाना ही जो है वो ग्लोबल वार्मिंग है। अब जैसे मैंने कहा क्लाइमेट चेंज तो एक प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है कि क्लाइमेट चेंज होना ही होना है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है वक्त के साथ साथ। लेकिन अब क्लाइमेट चेंज के अंदर जैसे ग्लोबल वार्मिंग ने अपना रोल प्ले किया और बहुत तेजी से अब क्लाइमेट चेंज हो गया, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है एक्चुअली में ये सबसे बेसिक कॉज है, ये हमारी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है पूरे का पूरा हमारी अर्थ का, तो उसके पीछे जो मेन कॉज हमें नजर आ रहा है वो है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से है वो हम आगे उसको डिस्कस करेंगे। अब उसके इस ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे के तौर पर क्या हो रहा है, देखिए ग्लोबल वार्मिंग के के तौर पे क्या हो रहा है कि 1.6 फ़ारेनहाइट के करीब या ऑलमोस्ट 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारी अर्थ का बढ़ चुका है। सिंपली आप इसे कह लें तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम सोलर सिस्टम के अंदर देखते हैं, अब अगर आप ये सोच सकते हैं कि यार 1% से क्या होगा, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि यार 1% से क्या है, 1% का क्या है। हम तो गर्मियों में 4-4, 5-5 डिग्री जब बढ़ जाता है या 10 डिग्री बढ़ता है तो हम उसे भी जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो देखिए हम अगर सोलर सिस्टम की बात करते हैं ना, ठीक है, तो हम देखते हैं सोलर सिस्टम के अंदर हर प्लेनेट जो है वो एक खास पोजीशन के ऊपर है। ये याद रखिएगा कि हमारे जो 8 प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे खास पोजीशन के ऊपर हैं। अब मरकरी और वीनस जो है, ठीक है जी, सबसे पहले जो मरकरी और वीनस हैं जो कि सन के करीब हैं, यहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि सूरज के इतना ज्यादा करीब हैं कि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, एटमॉस्फेयर नहीं है। वो ऑलरेडी मैं डिटेल से जो है वो इसके अंदर बात कर चुका हूं ज्योग्राफी सीरीज के अंदर, इसलिए यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। सिंपली क्या है कि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म है। ठीक है, इसके बाद हमारी अर्थ आती है और अर्थ पे जो है वो लाइफ सिर्फ पॉसिबल है। अर्थ के बाद के जो अगले प्लैनेट्स हैं यहां पे भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडे हैं। अब ये पहले बहुत ज्यादा गर्म है, गो के रात को वो भी ठंडे हो जाते हैं, टेम्परेचर वहां पे भी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप नहीं होता, वो भी ठंडे हो जाते हैं। लेकिन हम ओवरऑल बात कर रहे हैं तो यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं क्योंकि ये गर्म है, और यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं क्योंकि ये ठंडे हैं। तो अर्थ हमारी एक ऐसी जगह पे है, खुदा ने इसको ऐसी जगह पे रखा है
ठीक है, कि यहां पे जो है ये ठंडी भी है, गर्म भी है, यानी इस तरह से बैलेंस है कि उस बैलेंस में यहां पे लाइफ जो है वो पॉसिबल है, जिंदगी यहां पे मुमकिन है। अगर ये अपनी डायरेक्शन से यहां पे हट जाए, जो रेवोल्यूशन या रोटेशन इसकी आपको पता है दो तरह की जो है इसकी गर्दिश है, तो अगर ये अपनी जगह से हटती है और या तो या इसके थोड़ा सा करीब हो जाती है, लेट सपोज, तो यहां पे इसका मतलब गर्मी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जो आइस कैप्स हैं वो पिघल जाएंगी। जब वो पिघलेंगी तो नतीजे के तौर पे क्या होगा कि ये भी ठंडा हो गर्म हो जाएगा, यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। इसी तरह से अगर ये यहां पे इस साइड पे थोड़ा हो जाए तो यहां पे ये इतना ठंडा हो जाएगा कि पूरी जैसे आइस एज का जमाना रहा तब भी यहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि बर्फ ही बर्फ थी हर साइड पे, तब भी पॉसिबिलिटी नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि ना इसका बहुत ज्यादा गर्म होना ना इसका ठंडा होना, ये दोनों कंडीशंस जो हैं हमारे लिए, इंसानों के लिए जो है वो सूटेबल नहीं है। तो अब हो क्या रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बजाय इसके ठंडा, क्योंकि ठंडे का जमाना अर्थ गुजार चुकी, जो आइस एज थे, दो आइस एज माने जाते हैं हिस्ट्री के अंदर, ठीक है, आइस एज 1 और आइस एज 2, कि वो बर्फ के जमाने थे और वो इंसान जो है वो गुजार चुका, वो कि उस टाइम पे वो प्री हिस्ट्री का जो इंसान था वो कुछ और था, तो वो गुजार चुका। लेकिन अब यहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, क्या हो रहा है कि पूरे का पूरा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है 18वीं सेंचुरी के बाद से, ठीक है, 18th जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया उसके बाद से खास करके। अब जब ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, लेट सपोज आज से 100 साल की बाद की हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 100 साल बाद ये मजीद जो है वो 1 डिग्री बढ़ सकता है सुकून के साथ, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो तब तो इतनी ज्यादा तरक्की भी नहीं थी, ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज हुआ। लेकिन अब हर साइड पे जो है वो आप देख लें क्या जो है वो किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है, तो 1 डिग्री ये मजीद बढ़ता है, तो 2 डिग्री सेंटीग्रेड जब यहां पे बढ़ेगा तो यहां पे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी और किस तरह से जो है यहां पे रहेंगे। और इसके अलावा सोलर सिस्टम में इसके अलावा कहीं पे लाइफ पॉसिबल भी नहीं है कि हम कहीं मूव कर सके। तो इसलिए ये बहुत ही सीरियस जो है वो टॉपिक है और इसीलिए इसको डिस्कस किया जाता है कि भाई 1.6 फ़ारेनहाइट या 0.9 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका है। अच्छा, अब सी लेवल भी जो है वो राइज हो रहे हैं, वो भी मुसलसल जो है उनकी बुलंदी हो रही है, क्योंकि जब आइस कैप्स वगैरह जो पिघल रही हैं तो उनकी पिघलने की वजह से जो समंदर की सतह है या समंदर का जो पानी है वो बुलंद होगा, तो लाजमी बात उनकी सतह भी बढ़ेगी। तो साल के लिहाज से अगर हम बात कर रहे हैं तो 8 इंचेस जो है, ठीक है, वो मुसलसल बढ़ रही है। तो आप अंदाजा कर लें कि फिर ये कैसे जो है कितनी तेजी से कितनी फास्टली जो ग्लोबल वार्मिंग है ये इफेक्ट कर रही है हमारे पूरे के पूरे सिस्टम को। और इसका आगाज जो है वो कहां से हुआ, आगाज तो जब से अर्थ बनी अल्टीमेटली वहां से स्टार्ट हो गया, ठीक है। उसकी वजह यह है कि जब से कोई चीज बनती है तो उसके बाद उसका ज़वाल शुरू हो जाता है। ये अगर आपने अकाउंट्स में एक टर्म होती है, ठीक है, अकाउंटिंग के अंदर, उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। कि डेप्रिसिएशन क्या है कि जब भी कोई चीज बने उसके बाद बनने की डेट के बाद से जो है ना वो अब अपनी एक्सपायरी डेट की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। तो इस पूरी कायनात के अंदर जो है जो भी चीज बनी है वो एक्सपायरी के लिए ही बनी है, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसको सिर्फ फास्ट कर दिया, वो जो प्रोसेस था वो जो चल रहा था वो पहले से चल रहा था, लेकिन इसने क्या किया जी, उसको फास्ट कर दिया, तेज कर दिया। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की कि ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या हैं। अब देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है जी। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है अर्थ का, इसके अंदर हीट ट्रैप हो रही है, और ये जो हीट ट्रैप हो रही है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, इसको कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ठीक है। यानी ग्रीन हाउस के असरात क्या हैं कि यहां पे जो पूरी की पूरी ग्लोबल वार्मिंग इसी वजह से हो रही है कि यहां पे हीट ट्रैप हो रही है। और हीट ट्रैप किन गैसेस की वजह से हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है, मीथेन की वजह से हो रही है, नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से हो रही है और वाटर वेपर की वजह से हो रही है। तो ये सारी की सारी नेचुरली एग्जिस्ट करती हैं यहां पे, ठीक है, ये नेचर की तरफ से, यानी कुदरती तौर पर हम अगर कहें तो यहां पर ये एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अब जब हम बात करें एंथ्रोपोजेनिक की कि भाई इंसानी जो इसके अंदर अमल दखल है, ठीक है, कि इंसानों ने इन चीजों को बढ़ा दिया। अब कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली मौजूद है, लेकिन इंसानों की वजह से उसकी इमिशन बहुत ज्यादा हो गई, मीथेन की बहुत ज्यादा, नाइट्रिक ऑक्साइड की बहुत ज्यादा। तो हर चीज अब इंसानों की वजह से जो है वो ह्यूमन कॉज की वजह से ज्यादा हो रही है, तो इस वजह से उसके असरात भी हमें ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पे 3 क्वेश्चंस के हमने आंसर देखे कि क्लाइमेट चेंज क्या है। क्लाइमेट चेंज है मौसमियाती तब्दीली, यानी मौसम का टेम्परेचर जो है मौसम तब्दीली के अंदर उसके वेदर पैटर्न्स जो है चेंज हो रहे हैं तेजी के साथ। उसमें आप सबसे पहले एग्जाम्पल ये देखिए कि अब जो गर्मी है उसका दौरानिया एक तो बढ़ चुका है, जो सर्दी है उसका दौरानिया थोड़ा कम हो चुका है, ठीक है। दूसरा आप देखिए कि अचानक से जो है बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, और जब होती हैं तो बहुत ज्यादा हो जाती हैं, यानी अचानक से फ्लडिंग आ गई, नेचुरल डिजास्टर्स जो आ रहे हैं वो सारे क्लाइमेट चेंज की वजह से जो आ रहे हैं, तूफान जो आ रहे हैं बहुत से, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये वेदर पैटर्न्स में चेंजिंग की वजह से हो रही हैं कि अब जो है वो प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि कब क्या होगा,
ठीक है। अच्छा, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबली जो है वो अर्थ के टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना ग्लोबल वार्मिंग है, और इसके बहुत से कॉजेज हैं। और ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या हैं? वो गैसेज यानी ग्रीन हाउस गैसेज जो कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद हैं, जो कि वापस नहीं जा रही, ठीक है, कायनात के अंदर या खला के अंदर, तो वो हीट को ट्रैप कर रही है यहाँ पे, जिस वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी क्लाइमेट चेंज ड्राइवर्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं, क्या चीज जो है वो क्लाइमेट चेंज को बढ़ा रही है या क्लाइमेट चेंज की वजह बन रही है, या कॉजेज क्या हैं, या आप इसे कह लें जो ग्लोबल वार्मिंग है, ठीक है जी, ये ग्लोबल वार्मिंग जो है ये किस वजह से हो रही है, कौन कौन सी कॉजेज हैं, वजूहात को भी हम डिस्कस करने लगे। यहाँ पे क्या वजूहात हैं? अब देखिए, उसमें मैं जिक्र कर चुका हूं कि दो वजूहात सबसे बेसिक हैं। एक वजह है नेचुरल कॉज, ठीक है जी, नेचर की तरफ से ही जो है वो हर चीज स्टेप बाय स्टेप उसने अब खत्म ही होना है जब वो चीज बन चुकी है। दूसरा मैन मेड है या ह्यूमन कॉजेज हैं, ठीक है, कि इंसानों की वजह से भी जो है वो चीजें बहुत तेजी से वो अपनी अंजाम की तरफ जा रही हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले नेचुरल ड्राइवर्स को डिस्कस करते हैं या नेचुरल कॉजेज को डिस्कस करते हैं कि कुदरती तौर पे ऐसी क्या चीजें हैं। उसमें सबसे पहले क्या है जी? सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशंस क्या है कि जो सूरज है, ठीक है जी, अब सूरज क्या कर रहा है? अपनी हीट को जमीन के ऊपर भेज रहा है। अब जो सन है वो अपनी हीट को जब जमीन के ऊपर भेजेगा, नॉर्मली ये कहा जाता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसोलेशन, ठीक है जी। अब ये जो इंसोलेशन का प्रोसेस है, इसमें क्या होता है कि जो सन है वो 100% अपनी हीट जो है वो अर्थ के ऊपर भेजता है, और उसमें से 50% या 51% हम कह लें कि 51% जो है अर्थ के सरफेस के ऊपर और यहां सी वाटर जो है उसके ऊपर ट्रैप हो जाती है, ये हीट जो सूरज भेज रहा है, ठीक है। और 100% में से तो बाकी जो है इसमें से 20% जो है या 19% हम इसे कह सकते हैं, या 20% के 20% जो है वो बादल जो है यहां पे एटमॉस्फेयर, उस एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप हो रहे हैं, और 30% जो है वो वापस रिफ्लेक्ट हो रही है वापस, यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर है या जो सरफेस है हमारी जमीन की, वो इस 30% को वापस भेज रही है। इसका मतलब 100% टोटल है जो हीट अर्थ को मिल रही है, उसमें से 51% जो है वो ट्रैप हो रही है अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, 20% अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो रही है। सो हम ये कह सकते हैं 71% हीट जो है वो ट्रैप हो रही है यहां पे, जो वापस नहीं जा रही, ठीक है जी, वापस नहीं जा रही। अब उसमें से वापस कितनी जा रही है? 100 में से सिर्फ 30% या 29% जो है वो सिर्फ वापस जा रही है, तो 70% जो है वो मुसलसल जो है वो ट्रैप हो रही है। तो ये इंसुलेशन का प्रोसेस जो है वो जारी है। तो इसका मतलब इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी अर्थ मुसलसल गर्म हो रही है ना, कि गर्मी बढ़ रही है। जब हर रोज 70% जो है वो ट्रैप हो रही है, तो अल्टीमेटली अर्थ जो है वो बढ़ेगी, अर्थ की हीट जो है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो सोलर रेडिएशन है। दूसरा क्या है? वॉल्केनिक एक्टिविटीज। अब वॉल्केनिक एक्टिविटीज भी कुदरती तौर पे हैं, यानी कि जो आतिशफिशां हैं, आतिशफिशां जो उनका फटना है, अब वो भी एक नेचुरल कॉज है कि नेचुरली जो है आतिशफिशां इरप्ट होते हैं, और उनकी इरप्शन की वजह से पूरे का पूरा जो टेम्परेचर है जमीन का या उस खास करके उस एरिया का, वो बहुत ज्यादा चेंज हो जाता है, और सिर्फ आर्जी तौर पर नहीं बल्कि सालों तक उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज हो जाता है, ये जब वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, ठीक है। और वो भी सारे का सारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी भी, वॉल्केनिक एक्टिविटी की भी, उसकी हीट भी सारी की सारी जो है वो ट्रैप हो जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो जब एटमॉस्फेयर के अंदर ट्रैप होगी तो वहां पे हीट जो है वो बढ़ेगी, वो ज्यादा होगी हीट। ये दूसरा नेचुरल कॉज है। तीसरा है सनस्पॉट। अब सनस्पॉट सूरज के अंदर धब्बे होते हैं, वो सूरज की जो सोलर, हमने बात की था सन का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं डिटेल से कि सनस्पॉट क्या है, ठीक है, कि सनस्पॉट क्या है। अब वो सनस्पॉट जो है वो भी कॉज बन रहा है क्योंकि उसके अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा है, और वो एनर्जी जब जमीन के ऊपर आती है तो वो ज्यादा नुकसान यहां पे हमारे लिए करती है, वो भी नेचुरल कॉज है, उसमें भी ह्यूमन कोई अमल दखल नहीं। नंबर 4 के ऊपर हम ये कह सकते हैं रेडियो एक्टिव फोर्सेज जो है पूरे के पूरे इस प्रोसेस के दौरान जितनी भी रेडियो एक्टिव फोर्सेज हैं वो सारी की सारी भी नेचुरली जो हो रही हैं, वो सारी जो है वो कॉज बन रही हैं इस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग का। प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो बढ़ रही हैं, ठीक है जी। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? अब ये भी मैं ज्योग्राफी में डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं कि हमारी जो अर्थ है, ठीक है, ये प्लेट से बनी हुई है, ये बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं अर्थ के अंदर। जो अर्थ का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, ठीक है जी, इनर स्ट्रक्चर देखते हैं, तो उसके अंदर क्या है? हमारे पास अर्थ की 3 तहें आती हैं, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ठीक है। तो
हमारा जो अर्थ है वो सारी की सारी बड़ी बड़ी प्लेट्स के ऊपर है, जिसमें 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं, जिसको हम 7 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स भी कहते हैं। तो वो प्लेट्स हर टाइम पे मूवमेंट कर रही होती हैं, जिनको प्लेट टेक्टोनिक कहा जाता है, ठीक है। हर टाइम पे मूवमेंट कर रही होती है। जब वो थोड़ी ज्यादा मूवमेंट करती हैं, 5 या इससे ज्यादा, तो हम ये कहते हैं जलजला आ गया। लेकिन हर टाइम पे वो एक दूसरे से टकरा रही होती है। और अंदर जो है, अब ये देखिए, एक अर्थ की सरफेस का अंदर का आप ये एक नजारा देखिए, समंदर के अंदर की जो सरफेस है, ठीक है। यहाँ पे एक वॉल्केनो है और यहाँ पे देखिए लावा अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि अंदर जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाएंगे वैसे वैसे हीट जो है वो बढ़ती जाएगी। अंदर जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हीट है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या है कि अंदर मुसलसल जो है वो प्रोसेस चल रहा है, उसकी वजह से जो है वो नेचुरली जो है एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। नंबर 6 पे बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये नेचुरली भी है, ठीक है, और हमने जैसे कहा कि वो आर्टिफिशियली भी है। तो नेचुरली जो CO2 का इस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होना है, वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है ग्लोबल वार्मिंग का। क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या करती है, ये हीट को, गर्मी को अपने अंदर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जिस वजह से सबसे बड़ा हमें यहाँ पे नुकसान होता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो जाती है। उसके बाद है मेथीन जी, ठीक है। मेथीन भी एक नेचुरल गैस है, नेचुरली भी है। इसके अलावा इंसान भी अब इसको जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये भी अपने अंदर हीट जो है वो ट्रैप करती है। इसके अलावा ये भी जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस में शामिल है। और नंबर 8 पे है ओजोन। अब ओजोन भी 2 तरह की होती है, एक है गुड ओजोन, एक है बैड ओजोन, ठीक है। गुड ओजोन क्या है? गुड ओजोन वो है जो सूरज की अल्ट्रा वायलेट रेज हैं उनको जमीन पे आने से रोकती है। और जो बैड ओजोन है वो क्या करती है, वो ट्रैप कर लेती है हीट को, इसी तरह से जैसे बाकी गैसेस ट्रैप करती हैं, तो वो भी ट्रैप कर लेती है। और वो भी कॉज बनती है किस चीज का, क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो है, यानी गर्मी को बढ़ाने की वजह बनती है, पूरे के पूरे ग्लोब को वार्म करने की वजह बनती है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, हाँ, नेचुरल कॉजेज आ रहे हैं। अच्छा, अब इसके बाद बात करते हैं जी मैन मेड ड्राइवर्स क्या हैं, यानी कि इंसानों ने जो पैदा किए या इंसानों की वजह से जो है, जो सबसे ज्यादा खतरा है वो इंसानों की वजह से ही है। अब जाहिर बात है इंसानों ने पैदा भी करने हैं, क्योंकि इंसान जो अर्थ के ऊपर रह रहे हैं, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई इंसान रह रहा भी हो और वो वहां पे कोई चीज यूज भी ना करे, ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन गो के अब यहां पे एक टर्म आती है सस्टेनेबल या सस्टेनेबिलिटी, ठीक है जी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हमने छोड़ा और हमने सिर्फ और सिर्फ तरक्की को जो है वो अपनाया, और उसके नतीजे के तौर पर 18वीं सेंचुरी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके बाद से ये ज्यादा तबाही हुई, क्योंकि हमने फिर एक ही साइड पे फोकस किया और वो डेवलपमेंट या पैसा कमाना ही जो है वो एक मेन कॉज रहा। उसमें देखिए सबसे पहला जो हमारे पास कॉज आता है वो है ग्लोबल वार्मिंग का, यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। अब ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पे आप कह सकते हैं कि सारी की सारी एक्टिविटीज ही ग्लोबल वार्मिंग पैदा करती हैं, लेकिन उसमें जो है सबसे यही है कि जो इंसानों की एक्टिविटीज की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनमें जो इजाफा हो रहा है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कि अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरली मौजूद है, मीथेन नेचुरली मौजूद है, सारी गैसेज नेचुरली मौजूद हैं, लेकिन जब हम उसके अंदर बहुत ज्यादा इजाफा कर रहे हैं इन ग्रीन हाउस गैसेज के अंदर, तो वो ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इसके अलावा डिफॉरेस्टेशन जो है, जंगलात का जो कटाव है, ये बहुत बड़ी वजह है। अब देखिए जंगलात आज से अगर 1000 साल पहले आप दुनिया देखेंगे तो 1000 साल पहले की तो शायद जंगल ही थे, और आज अगर आप देखेंगे तो आज क्या है कि आज आपको हर साइड पे डेवलपमेंट नजर आएगी, और कोई भी मुल्क जो है उसके अंदर इतने जंगलात नहीं है जितने के रिक्वायर्ड है या जितने होने चाहिए। हर साइड पे जो है वो जंगलात का कटाव लगा हुआ है और वहां पे डेवलपमेंट हो रही है, सोसाइटीज बन रही हैं, वहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये जो जंगलात का कटाव है ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब जंगलात नहीं होंगे तो नतीजे के तौर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड यूज कौन कर रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं दरख्त अपनी खुराक बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, ऐसे ही है। तो जब ये खत्म हो जाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हो जाएगी, और वो जो एक नेचुरल साइकिल था वो सारे का सारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जो हो चुका है। उसकी वजह से ये जो है वो मसले मसाइल हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के। अच्छा, लैंड का जो यूज है, उसकी जो चेंजेस हैं, ठीक है जी, अब वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। उस वजह से जो है अब देखिए उसमें हम इंसानों ने जो है वो पूरी की पूरी जमीन को या उसके स्ट्रक्चर को, या हम जहां से चाह रहे हैं वहां पे हम डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो उस वजह से पूरी दुनिया ही जो है ये काम अब कर रही है, तो उस वजह से भी पूरा का पूरा असर जा रहा है। CFC जो गैसेज हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। दुनिया ने इसके ऊपर, या खास करके यूनाइटेड नेशन के जो प्रोटोकॉल्स हैं उस पर जो है इसके ऊपर 1980 के बाद से जो है वो काम स्टार्ट हुआ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर खास करके, या हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन के ऊपर। तो ये सबसे मेन कॉज यहां पे है ग्रीन हाउस गैसेस का, कि सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस इन्हीं से जो है वो पैदा होती है। तो ये सारे के सारे लिंक करती हैं डेवलपमेंट से, कि जितनी भी हमने डेवलपमेंट की है उसके नतीजे के तौर पे जो हम फ्रिज वगैरह बना रहे हैं, जो ओवन्स वगैरह बना रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिनसे पैदा होते हैं, ये गैसेस पैदा होती हैं, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा कॉज है। इसके अलावा कॉज क्या है जी? ओवर पॉपुलेशन है। इस टाइम पे दुनिया की आबादी है 8.4 अरब की, ठीक है। अब देखिए एक प्लेनेट है,
अर्थ हम जिसको कह रहे हैं, अब इस अर्थ के ऊपर अगर 8 अरब लोग या 8.5 अरब लोग जो हैं वो रह रहे हैं, 8.5 अरब लोग, तो 8.5 अरब लोग इसके रिसोर्सेज को यूज भी कर रहे हैं, यहां पे गुर्बत भी है, उसकी वजह से एक्सप्लॉयटेशन भी है, एक पूरा का पूरा, यानी कोई भी चीज सस्टेनेबल नहीं है इस आबादी की वजह से, क्योंकि आबादी इतनी ज्यादा है। अब आबादी जितनी ज्यादा होगी, अब देखिए ये अर्थ को ही जो है वो इंसान खाना शुरू हो गए, और ऑब्वियसली अर्थ से ही खाएंगे क्योंकि यहीं पे सारी की सारी एक्टिविटीज होंगी, जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज होंगी इसी अर्थ पे होंगी, तभी जाके कहीं सर्वाइवल होगा। तो इसका मतलब यह है इंसानों का या जो आबादी का बढ़ना है ये भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी हर चीज बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उनकी नीड्स बढ़ेंगी, जब उनकी नीड्स बढ़ेंगी हर तरह से मल्टीपल नीड्स बढ़ेंगी, तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज काम करती हैं ये डबल काम करेंगी, ठीक है। अगर पहले 100 लोगों को एक चीज चाहिए, ठीक है, तो अब अगर 1000 लोग हो चुके हैं तो उनको उसकी नीड चाहिए, फिर 1 लाख लोग हो चुके हैं तो उनकी नीड्स चाहिए, ठीक है। वो उनके लिए जो भी है, रोटी कपड़ा मकान है, जो खाने की चीजें हैं, जो पहनने की चीजें हैं, हर चीज उनको चाहिए, तो आबादी से ही हर चीज लिंक करती है अल्टीमेटली, ठीक है। इसके बाद फॉसिल फ्यूल्स जो है वो सबसे बड़ा कॉज है। अब देखिए अब 19th सेंचुरी के बाद से क्या हुआ कि सबसे ज्यादा फॉसिल फ्यूल जो उनकी कंजम्पशन शुरू हो गई, और इस टाइम पे ब्लैक गोल्ड जो है वो कहा जाता है पेट्रोल को। तो आप देख लें ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर कितनी ज्यादा जो है वो डेवलपमेंट हो रही है और कितना उसका जो है वो यूज किया जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ओजोन डिप्लेशन जो है उसकी वजह से हीट आ रही है जो ओजोन की, अब गो के वो रिकवर भी हुई है लेकिन ऑब्वियसली उतनी रिकवर नहीं हुई जो नेचुरल मौजूद थी, तो उसकी वजह से भी यहां पे जो है वो हीट ज्यादा हो रही है। तो ये डायरेक्टली जो है वो मैन मेड ड्राइवर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, मजीद जो है इनको डिस्कस करते हैं और इकोनॉमिक ड्राइवर्स की बात करते हैं कि भाई हमने जो ये माशी तरक्की की है या जो माशी तरक्की की हमारी एक रेस है, उस रेस की वजह से कितना ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हुआ। देखिए इस टाइम पे हम दुनिया को 3 हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं और हम कह रहे हैं कि भाई दुनिया जो है, एक वो वर्ल्ड है जो वेस्टर्न कंट्रीज हम जिन्हें कहते हैं, हम कहते हैं जी वो जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। दूसरी वो दुनिया है जिसको हम ईस्टर्न दुनिया भी कह सकते हैं जो कि डेवलपिंग है, जो कि इस टाइम पे डेवलप हो रही है। और तीसरी को हम कहते हैं वो थर्ड वर्ल्ड है जो अफ्रीका कंट्रीज है खास करके, ठीक है। हम कहते हैं वो थर्ड वर्ल्ड है, वो बहुत पीछे है। तो इसका मतलब ये है कि अभी दुनिया की बहुत बड़ी आबादी जो है उसने इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल ही नहीं किया, तो भी आज इस टाइम पे हम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है जो है वो क्लाइमेट चेंज हुआ, और क्लाइमेट चेंज की वजह से हम इतने ज्यादा चैलेंजेस देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली अभी तो इन्होंने भी, हम इन्हें रोक नहीं सकते कि यार क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो आप अपनी डेवलपमेंट को स्टॉप कर दो, आप खाना छोड़ दो, आप अपनी इस्तेमाल की चीजें छोड़ दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अल्टीमेटली हम जो है वो मजीद इन चीजों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसका जो सबसे मेन ड्राइवर है वो इकोनॉमी ही है एक्चुअली में, कि आज हर चीज इकोनॉमी के ऊपर ही बेस करती है। सबसे पहली चीज क्या है उसके अंदर, ग्लोबलाइजेशन है। ये जो पूरी दुनिया जो ग्लोबलाइज हो चुकी है या ग्लोबल विलेज जो बन चुकी है, तो इस ग्लोबल विलेज की वजह से हो क्या रहा है कि अब बहुत ज्यादा जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, बहुत ज्यादा। और जो कैपिटलिज्म है, ठीक है, सरमायादारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और सरमायादार को हमेशा एक ही चीज से कंसर्न होता है और वो होता है पैसे से कंसर्न, उसको एनवायरमेंट से कोई कंसर्न नहीं होता। इसी वजह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहां पे हमें देखने को नहीं मिलती। दूसरा हम देखते हैं तो क्या हो रहा है जी, जो लैंड है उसके ग्रीन एरियाज जो कम हो रहे हैं। पीछे भी डिस्कस कर चुका हूं कि जब डिफॉरेस्टेशन हो रही है और एफॉरेस्टेशन नहीं हो रही, तो नतीजे के तौर पे क्या है कि जब हम 10 दरख्त काट रहे हैं उसके बदले में शायद एक भी मुश्किल से लगा रहे हैं, तो फिर वहां पे क्या होगा, जब जंगलात होंगे नहीं तो ये सारे का सारा जो है वो क्लाइमेट चेंज होगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद सबसे ज्यादा प्रॉब्लम पैदा हुआ, क्योंकि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, ठीक है, 18th सेंचुरी के अंदर, तो उसके बाद से चीजें जो हैं वो चेंज हो गई। कि पहले वो इंसान जिसकी ग्रोथ बहुत स्लो थी, अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने, मशीनों ने हर चीज को बहुत फास्ट कर दिया और हर चीज को जो है वो कैलकुलेट किया फिर पैसे से। तो इन कैपिटलिस्ट लोगों ने क्या किया, पैसों के लिए जो है वो मजीद इंडस्ट्रीज लगाई और आज दुनिया इस हाल पे पहुंची भी है। एयर पोल्यूशन जो है उसकी अगर हम बात करें वो बहुत बड़ा कॉज है, और एयर पोल्यूशन जो है वो कॉज भी किस वजह से है, वो भी इसी वजह से है कि सारी की सारी जो डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन इसका बहुत बड़ा कॉज है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर की वो लेने के लिए, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ चुकी हैं। नीड्स क्यों बढ़ चुकी हैं, क्योंकि आबादी बढ़ चुकी है। तो जब आबादी बढ़ेगी तो लाजमी बात है हमें जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए होंगी, तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल यानी कीड़े मार दवाइयों का इस्तेमाल या फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, कि भाई हम खादें इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा जो है वो हम क्या करें, वहां से पैदावार हासिल करें। तो उस ज्यादा से ज्यादा पैदावार के लिए हमने क्या किया, हमने जमीन को भी कंप्रोमाइज किया और साथ में हमने पूरे का पूरा जो है वो एक पूरा स्ट्रक्चर ही खराब कर दिया एनवायरनमेंट का, ठीक है।
नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है हमारा, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अब आप देखिए कि हर साइड पे आपको जो है ये नजर आएगा, पड़ा हुआ नजर आएगा गो कि बाहर के ममालिक में उसके ऊपर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, लेकिन जो गरीब ममालिक हैं या जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे भी इसका कोई प्रॉपर इंतजाम नहीं है, जो कि क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा रीजन बन रहा है। और मिनरल का जो एक्सट्रैक्शन है, जो पहाड़ों से हम मिनरल्स निकालते हैं, आप देखिए उसकी वजह से जो पहाड़ हैं अब वो भी महफूज नहीं है। ठीक है, हम जो पहाड़ों से निकाल रहे हैं, जो जमीन से निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब हम मुसलसल जो डेवलपमेंट कर रहे हैं या जो हम अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे काम क्या कर रहे हैं जी, वो सारे के सारे काम जो हैं यहां पे ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रहे हैं, इस पूरे के पूरे सिस्टम को जो है वो खराब कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके इंडिकेटर्स की या इसके इंपैक्ट्स की कि आर क्लाइमेट इज चेंजिंग, कि भाई हम ये कैसे कह सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये सारी बातें जो की हैं वो तो ठीक हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके अंदर तब्दीली का हम दावा कैसे कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा हम ये कह सकते हैं कि इंपैक्ट्स क्या है, इसके असरात क्या हैं, कि ये जितनी भी हमने बातें डिस्कस की हैं, जो कॉजेज डिस्कस किए हैं, इसके असरात क्या आ रहे हैं जमीन के ऊपर। ठीक है जी, उनको डिस्कस करते हैं। यानी इंडिकेटर्स क्या हैं, क्या चीजें हमें बता रही हैं कि ये पूरा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, एक तो ये, दूसरा ये कि इसके इंपैक्ट्स क्या हो रहे हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज हम ये देखते हैं कि जो एनुअल ग्रीन हाउस इंडेक्स है वो मुसलसल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस जितनी भी थी, आज से अगर 200 साल पहले की हम बात करते हैं तो 200 साल पहले वो कुछ और थी। ठीक है, उनकी जो मिकदार थी इस कायनात के अंदर या उस पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर वो मुख्तलिफ थी, लेकिन आज जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि ये जो इंडेक्स है हमें ये बता रहा है कि भाई यहां पे चेंजिंग हो रही है। दूसरी चीज हमें क्या बता रही है कि सी लेवल जो है, सी आइस जो है वो एक्सटेंड हो रही है, जो समंदर के अंदर जो हम खास करके पोल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल के ऊपर बात कर रहे हैं या साउथ पोल के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पे क्या है, बर्फ है, और बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ और बहुत बर्फ है यहां पे, लेकिन यहां पे जो बर्फ है वो खत्म हो रही है, वो पिघल रही है। यही हमें बता रही है कि यहां पे गर्मी ज्यादा हो रही है, हीट की जो ट्रैप है वो ज्यादा हो रही है। अच्छा, अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्वियसली बढ़ रही है, बहुत ज्यादा उसका इंक्रीज हो गया, उसका भी अगर हम ग्राफ देखते हैं तो हमें ज्यादा नजर आती है। फॉरेस्ट कवर्स जो हैं, ठीक है जी, वो कम होते जा रहे हैं, जंगलात हम कम से कम होते जा रहे हैं। आज से 100 साल पहले कितने जंगलात थे और आज वो कितने बाकी बचे हुए हैं। अच्छा, फॉरेस्ट फ्री सीजन जो है, फ्रॉस्ट फ्री सीजन जो है, अब हम देख रहे हैं बहुत ही ज्यादा, हर अगले साल हम ये देख रहे हैं कि भाई अब जो सर्दियां हैं वो कम होती जा रही हैं और जो गर्मियां हैं वो ज्यादा होती जा रही हैं। यानी कि वो जो अब सीजन्स पहले थे वो ऑब्वियसली अब चेंज हो चुके हैं। कि पहले अगर हम ये कहते थे कि भाई दिसंबर या नवंबर से, खास करके हम बात करते हैं नवंबर से लेके हमारे पास फरवरी जो है तब तक हमारे पास ठंड थी, लेकिन अब वो जो है वो चेंज हो चुकी है। अब हर अगले साल आपको उसके अंदर चेंजिंग नजर आएगी। सरफेस टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, ठीक है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेज ट्रैप हो चुकी हैं। अच्छा, ओशन के अंदर अगर हम बात करें तो वहां तो जो क्लोरोफिल कंसंट्रेशन है ये भी कम हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे ये कम होगी। और उसके नतीजे के तौर पे क्या है कि जो पूरी की पूरी लाइफ है समंदर की, ठीक है, समंदर के अंदर जो है वो सारी अफेक्ट होगी। अब यहाँ पे आप देखिए इस पिक्चर के अंदर ये आपको वाजे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे क्या हालात बन रहे हैं, किस तरह से यहाँ पे पहले आइस कैप्स मौजूद थी, लेकिन आज ये आइस कैप्स मौजूद नहीं है। कि आज से अगर हम 40 साल या 50 साल पहले जाएं तो ये पूरे का पूरा जो एरिया था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, ये भी जो है ये बर्फ से ढका हुआ था। लेकिन इसका मतलब ये यहाँ पे टेम्परेचर इसकी वजह से नॉर्मल था। यहाँ के साथ वाले समंदरों में भी जो ओशन करंट्स थे वो भी नॉर्मल थे, कि ओशन करंट्स का पर्पस ही ये था कि जहां पे टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है तो उसको कम, जहां पे कम है तो उसको ज्यादा, वो इस तरह से जो है वो नेचर ने मैनेज किया हुआ था। लेकिन अब इस वजह से कि अब जब गर्मी ज्यादा हो गई है, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा हो गई है, बर्फ पिघल रही है, तो अल्टीमेटली अब ओशन करंट्स भी जो है वो क्या है, उनका भी वो पूरे का पूरा टेम्परेचर का जो असर है वो चेंज होता जा रहा है, जिस वजह से जो है अब ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि 70% तो यहाँ पे जो चीजें मौजूद हैं वो तो इंसानों को छोड़ के वो सारी समंदर के अंदर हैं, तो उनकी लाइफ भी जो है वो डेंजर के अंदर है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जी सी सरफेस टेम्परेचर की, तो जैसे मैंने कहा वो ऑलरेडी ही बढ़ रहा है, क्योंकि अब वो उसको टाइम ही इतना नहीं मिल रहा कि वो जो कुछ भी उसने हीट एब्जॉर्ब की है उस एब्जॉर्प्शन को वो जो है वो वापस छोड़ सके और दोबारा से कूल हो सके। क्योंकि अब पूरा का पूरा ओवरऑल जो है वो गर्मी ज्यादा हो चुकी है, तो उसको कूल होने का भी मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, ओशनिक एसिडिफिकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, समंदर के अंदर जो एसिडिफिकेशन है उसकी भी अब बहुतात हो गई है, और उस वजह से जो समंदर के अंदर की जिंदगी है वो भी बहुत ज्यादा खतरे में है, जिसकी वजह से क्योंकि 90% लोगों का हम देखें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो रोजगार है, ठीक है, जो इकोनॉमी उनकी जुड़ी हुई है वो किसी ना किसी तरह समंदर से या उससे रिलेटेड चीजों से जुड़ी हुई है।
तो अल्टीमेटली वो भी जो है वो कंप्रोमाइज हो रही है, और जमीन के समंदर के अंदर के जो एनिमल्स हैं, ठीक है, तो वो भी जो है उनको भी बहुत शदीद जो है वो खतरा है। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यही चीजें यही चीजें हमें बता रही हैं कि ये इंडिकेटर्स हैं और यही इसके इंपैक्ट्स भी हैं, यही इसके असरात भी हैं कि सारे का सारा। मजीद असरात को देखते हैं। मजीद अगर हम देखते हैं तो सी लेवल जो है वो भी जो है, जैसे मैंने कहा 8 इंचेस जो है वो 8 इंच तक जो है मुसलसल वो समंदर का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे जैसे जो आइस शीट्स हैं, ठीक है जी, वो आइस शीट्स पिघल रही हैं, उन आइस शीट्स की वजह से समंदर के अंदर का जो पानी है वो ज्यादा हो रहा है। तो वो जैसे जैसे ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली जो लेवल है वो ज्यादा होगा। उससे क्या होगा, उससे एक तो माइग्रेशन का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो कि इस टाइम पे हो रही है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत बड़ी माइग्रेशन हो रही है कि वो जो आइलैंड्स थे जहां पे पहले जिंदगी थी, जहां पे पहले लोग रहते थे, लेकिन अब वो वहां पे पानी आ चुका या वहां पे पानी आने लगा है, तो अब वहां पे लाइफ कैसे पॉसिबल होगी। इसी तरह से जो समंदर के किनारे जो साहिली इलाके थे, उन साहिली इलाकों पे भी वो साहिल कम हो चुके हैं। जैसे जैसे पानी साहिलों के ऊपर चढ़ता आ रहा है तो वहां पे जो लोग रहने वाले थे वो भी माइग्रेशन करने के ऊपर मजबूर है। तो अल्टीमेटली ये माइग्रेशन भी जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से एक चैलेंज है, और साथ में जो है सी लेवल और भी बहुत से प्रॉब्लम्स ला रहा है कि अब अगर समंदर के अंदर कोई तूफान आता है जो कि मुसलसल आते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पहले वो साहिल से टकरा के वापस जा रहे थे, लेकिन जब अब साहिल खत्म हो चुके तो वो अब शहरों के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा जो है वो खतरा है। ड्रॉट्स जो है वो हम देख रहे हैं, यानी खुशहाली जो है वो हमें देखने को मिल रही है इसी वजह से कि कभी बारिशें होती हैं तो बहुत ज्यादा होती हैं और फ्लडिंग हो जाती है, सैलाब आ जाते हैं क्योंकि ऊपर नीचे बारिशें हैं, और फिर कई टाइम ऐसा गुजरता है कि जब बारिशें ही बिल्कुल नहीं होती, तो जब बिल्कुल बारिश नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, जमीन सारी बंजर हो जाएगी। तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। आप पाकिस्तान के अंदर के ग्लेशियर्स को देख लें, ठीक है, जो पोलर रीजन्स के बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा ग्लेशियर्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर हैं, तो वो किस तेजी से जो है वो मेल्ट हो रहे हैं। स्नो कवर्स कम होते जा रहे हैं। अच्छा, बायोडाइवर्सिटी जो है इसका बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि इंसान इससे जुड़ा हुआ है, ये पूरे का पूरा इकोसिस्टम डिजाइन हुआ हुआ है। तो जब बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जंगलात जो है वो तेजी से काटे जा रहे हैं, गर्मी ज्यादा हो रही है, ये सारे के सारे क्लाइमेट जो है वो, और खास करके आपने देखा जंगलात के अंदर जो आग लग रही है इस क्लाइमेट की वजह से, इस मौसम की गर्मी की वजह से, ठीक है, तो उस आग की वजह से भी क्या हो रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो शदीद जो है वो इस टाइम पे खतरे में है। और नेचुरल डिजास्टर्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इसी की वजह से कि नेचुरल डिजास्टर्स, लेकिन ये जो ग्लोबली वार्मिंग हो गई है इससे जो बारिशें होती हैं, तो जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा जब गर्मी ज्यादा होगी तो ज्यादा इवेपोरेशन है, ज्यादा बारिशें होंगी, ज्यादा शिद्दत से होंगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से फिर जो है वो फ्लडिंग होगी, ज्यादा नुकसान भी होगा। तो ये सारे के सारे जो है वो कॉज बनते जा रहे हैं। मजीद बात करते हैं इंडिकेटर्स या इंपैक्ट्स की। इसके अलावा क्या इंपैक्ट है कि हीट वेव जो है, जो गर्मी की शिद्दत है वो बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है जी। गर्मी की शिद्दत आप अगर देखेंगे पिछले 3-4 साल में तो आपको वो पहले की बनिस्बत बहुत ज्यादा दिखाई देगी। इसकी सबसे बड़ी अगर आप एग्जांपल लेते हैं तो आप यूरोप की एग्जांपल लें कि इस साल ही अगर आप देख लें यूरोप के अंदर क्या हुआ, कि वो बता रहे हैं कि भाई पिछले 100 साल का या 75 ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हुई कि यूरोप के अंदर, अब यूरोप के अंदर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, वहां पे यानी कि ना बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा सर्दी, लेकिन मेजॉरिटी में वहां पे ठंडी होती है अगर हम पाकिस्तान इंडिया की बनिस्बत कंपेयर करें वहां पे यूरोपियंस को। लेकिन बावजूद इसके इस बार यूरोप के अंदर जो है वो बता रहे हैं कि पिछले साल भी ऐसा ही था, इस साल भी ऐसा ही है कि उन्हें स्कूल से छुट्टियां देनी पड़ी गर्मी की वजह से। कि जर्मनी के अंदर बात करें, यूके के अंदर बात करें, यूके में खास करके बता रहे हैं कि रिकॉर्ड टूट चुका। इसी तरह से जो बाकी यूरोपियन कंट्रीज है वहां पे गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है और यही पीछे था। अब पिछले 2-3 साल में अगर हम देख रहे हैं पैटर्न तो हमें यही देखने को मिल रहा है। यूएस के अंदर हमें यही पैटर्न देखने को मिल रहा है कि जो हीट वेव है वो बहुत ज्यादा होती जा रही है गर्मियों के अंदर, ठीक है, ये भी इसी वजह से है। अच्छा, अब जैसे कहा फॉरेस्ट फायर्स जो हैं वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि फॉरेस्ट फायर जो जंगलात के अंदर जो आग लग रही है, तो वो जंगलात के अंदर जो आग लग रही है वो भी इसी वजह से लग रही है कि जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस वजह से वहां पे आग भड़क उठती है और उसके नतीजे के तौर पे, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं जिसकी वजह से फ्लडिंग आ रही है और खास करके अर्बन फ्लडिंग आ रही है। अब अर्बन फ्लडिंग की 2 रीजंस हैं। एक तो ये है कि शहर पहले से ज्यादा हो चुके हैं और वहां पे कोई भी डिसिप्लिन मौजूद नहीं है, यानी कोई प्लानिंग मौजूद नहीं है, क्योंकि अब जिस तरह से शहर बढ़ रहे हैं इकोनॉमिक नीड्स की वजह से, तो अल्टीमेटली वो जो एक प्लानिंग थी, जो प्लानिंग हमें देखने को मिलती थी, अब वो नहीं है। उसके नतीजे के तौर पर अब क्या है, आप जैसे कराची की एग्जाम्पल ले लें तो इस साल कितनी बार जो है वो कराची के अंदर अर्बन फ्लडिंग हुई और कितनी ज्यादा हुई, किस वजह से हुई, क्योंकि वहां पे प्लानिंग का कोई भी सिस्टम नहीं और बारिश होती है तो वहां पे अर्बन फ्लडिंग होती है। इसी तरह जब ज्यादा बारिश होगी तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही जो है वो चैलेंज क्रिएट करेगी कि ज्यादा बारिश अल्टीमेटली फिर ज्यादा ही क्रिएट करेगी।
और एग्रीकल्चर और फूड की अगर हम बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वो भी हमारे लिए चैलेंज है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी जो एनवायरनमेंट के असरात हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे ग्लोबल वार्मिंग के एनवायरनमेंट के असरात हैं, ये सारे के सारे अल्टीमेटली फूड सिक्योरिटी की तरफ हमें लेके जा रहे हैं। ठीक है, इस साल भी ये जो 2022 है, इसकी हम अगर बात करें तो ये कहा जा रहा है कि भाई इंसान जो है बहुत ही ज्यादा जो है वो फूड सिक्योरिटी की तरफ अब उसको प्रॉब्लम फील होंगे। खास करके जो यूक्रेन की वॉर भी लगी हुई है, तो आने वाले 3-4 माह या इसके बाद जो टाइम होगा, तो उसमें हमें यहां पे ये प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा कि एग्रीकल्चर में भी लॉस होगा। ठीक है, ये पूरे का पूरा जो चेंजिंग हुई है, इस वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ओवरऑल जो है इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट्स हैं, और यही जो इंपैक्ट्स हैं यही इसके इंडिकेटर्स भी हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एक रियलिटी है। अब बात करते हैं जी इसके मजीद इंपैक्ट्स की। कुछ मजीद इंपैक्ट्स क्या हो सकते हैं या क्या हो रहे हैं, उसमें हम देखिए वाटर पोल्यूशन जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। अच्छा जी, जो एरिड एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वो जो खुशहाली है तो उसकी वजह से अब क्या हो रहा है कि खुशहाली की वजह से जो है वो एरिड एरियाज जो है बंजर ज़मीनें ज़्यादा हो रही हैं, सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा हो रही है। जब फ्लडिंग होगी तो सॉइल इरोजन होगी। ठीक है, अच्छा, सीजनल चेंज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा जी, एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस जो है बहुत ज़्यादा हो रही हैं, चेंज जो है पैटर्न्स हो रहे हैं उसके अंदर, ओशन करंट्स के अंदर, और ओशन करंट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा जी, वाटर टेबल जो है वो या तो कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, ज़मीन के अंदर कम हो रहा है और बाहर जो है समुद्रों के अंदर ज़्यादा हो रहा है। मैस वेस्टिंग जो है उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा जी, फ्लड्स का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इन्वायरमेंटल रिफ्यूजीज जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है, और आने वाले, अभी क्योंकि आगाज है इसका, तो आने वाले जो साल हैं इनमें ये बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये मजीद जो है वो बढ़ेगा। अच्छा, अल्टरिंग ऑफ शोर लाइंस जो है ये भी इसी वजह से हो रहा है कि जो साहिली पट्टियां थी, ठीक है जी, वो साहिली पट्टियां सारी की सारी अब जो है वो कम होती जा रही हैं, वो जो है वो पानी जो है उसका जो टेबल है वो ऊपर आता जा रहा है। एसिड रेन्स जो है वो अब प्रॉब्लम हो चुका है, इतनी ज्यादा इंडस्ट्री है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो ये गैसेस ट्रैप हो रही हैं, तो अल्टीमेटली जब बारिश नीचे लेके आएगी उन्हें, तो वो सारे का सारा एसिड रेन है और वो फिर अपना लॉस करेगा। फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, तो ये कुछ मजीद जो हैं इसके इश्यूज हैं। अब बात करते हैं जी कि कैसे जो है वो इसको काउंटर किया जाए। क्लाइमेट चेंज तो है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग है, और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज का प्रोसेस भी तेज हो रहा है। तो सवाल ये है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए, कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अब एक बात याद रखिएगा, जितने भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स सारे के सारे कभी भी खत्म नहीं किए जा सकते, ये याद रखिएगा, क्योंकि ये लिंक या ये बहुत बड़े पैटर्न के ऊपर हैं, एक तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर, दूसरा ये जुड़े हुए इंसानों से। तो इनको खत्म करने का मतलब इंसान अपनी एक्टिविटीज खत्म कर दे, तो ये तो पॉसिबल किसी सूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जा सकता है? फिर किया ये जा सकता है कि इनको कंट्रोल किया जा सकता है, इनकी शिद्दत को कम किया जा सकता है। सिर्फ यही सोल्यूशन है, इनकी शिद्दत को कम करना। और वो क्या है, वो हम प्रोसेस करके, और खास करके उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है जी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? एक ऐसी डेवलपमेंट या एक ऐसी तरक्की कि जिसमें जो है हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखें जी, कि हमारे पास जो इन्वायरमेंट है वो सबसे सुप्रीम हो, क्योंकि जो इन्वायरमेंट है वो जुड़ा हुआ है इकोनॉमी के साथ, ठीक है, और इकोनॉमी जुड़ी हुई है सोसाइटी के साथ। तो ये सारे का सारा जो सोसाइटी है इसकी नीड्स हैं, क्या नीड्स हैं? इकोनॉमिक नीड्स हैं। अगर इकोनॉमिक नीड्स हैं तो अल्टीमेटली सोसाइटी की ही नीड्स इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है, ठीक है जी, एक साइड पे इन्वायरमेंट है, दूसरी साइड पे इकोनॉमी है और सोसाइटी है, तो ये तीनों जब बैलेंस होके चलेंगे, यानी हमने अगर 10 दरख्त काटे हैं, कहीं पे हम जंगलात काट रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमें कहीं पे लगाने भी हैं, तब जाके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, जो अभी तक नजर नहीं आती। तो इसमें देखिए कंट्रोल करने के दो तरीके हैं, एक है मिटिगेशन, दूसरा है एडॉप्टेशन। कि अब मिटिगेशन का मतलब क्या है, इसकी शिद्दत को हम कम कैसे कर सकते हैं, और एडॉप्टेशन का मतलब क्या है कि हमें कुछ चीजों को जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा और कुछ चीजों के साथ हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब एडॉप्टेशन में हम कैसे हम देखें चीजों को बेहतर कर सकते हैं, कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जी, पहले नंबर पे पॉवर्टी को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, क्योंकि गुर्बत जो है वो सबसे बड़ा कॉज हम कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा, कैपिटलिज्म एक बहुत बड़ा कॉज है, कि कैपिटलिज्म क्या कर रहा है, कैपिटलिस्ट लोग सिर्फ अपनी सोचते हैं या पैसे की सोचते हैं और अल्टीमेटली हर चीज को बर्बाद करते हैं। तो अब गुर्बत जो है ये एक बहुत बड़ा कॉज है, कि गुर्बत की वजह से ये पूरे का पूरा एनवायरमेंट के ऊपर प्रेशर है, कि जो जहां पे जो है जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रहा है जमीन को, एनवायरमेंट को, जंगलात को काट के लेके जा रहा है, अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है। ठीक है जी, तो ये सारे का सारा प्रॉब्लम जो है, अगर हम गुर्बत को काउंटर करते हैं, लोगों को गुर्बत से उठाते हैं, तो ये प्रॉब्लम कम हो सकता है एडॉप्टेशन के अंदर। नंबर 2 पे हम क्या कह सकते हैं जी,
लोअरिंग इनएडिक्वेट ऑफ रिसोर्सेज, कि ये जो रिसोर्सेज हैं या नेचुरल रिसोर्सेज हैं या दूसरे रिसोर्सेज हैं, इनकी अगर हम तकसीम को बैलेंस कर दें किसी तरह से, तो तब भी हमारा प्रॉब्लम कम हो जाए, क्योंकि गुर्बत कम होगी अल्टीमेटली। तो ये जो तकसीम है इससे भी हम बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा हम इंफॉर्मेशन को फैला सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके लिए हमें तालीम के ऊपर फोकस करना होगा। तो जैसे हम कह रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो है या जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वहां पे तो अभी 100% हमें कहीं पे एजुकेशन देखने को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसके ऊपर भी बहुत बड़ा काम करना है कि लोगों को एनवायरनमेंट के मुतालिक आगाही देना। इसके अलावा क्या हो सकता है, इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके अपने एनवायरनमेंट को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर 5 क्या है जी, ड्रॉट टॉलरेट क्रॉप्स, एक ऐसी क्रॉप हम पैदा करें जो कम पानी इस्तेमाल करें, ठीक है जी, और कम पानी में जो है या मौसम की जो सख्तियां हैं उन सख्तियों को बर्दाश्त कर सके, तो उसके अकॉर्डिंगली हम जो है अपनी क्रॉप्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं या उगा सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न इरिगेशन जो है हमें यूज करनी पड़ेगी। मॉडर्न अब देखिए अब पैटर्न क्या है, जैसे पाकिस्तान की ही अगर हम बात करें या जो जितने भी डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, वहां पे आपको ज्यादातर पैटर्न दिखाई देगा कि भाई पानी है तो बस पानी लगा दो, ठीक है, वो उसमें कोई काउंटिंग नहीं है क्योंकि इतने बड़े बड़े खेत हैं, क्या काउंटिंग हो। लेकिन अब मॉडर्न इरिगेशन जो है वो वैसी नहीं है, वो बताते हैं कि भाई यहां पे कितना आपने जो कुछ भी लगाया हुआ है उसको कितना पानी चाहिए, और उसी स्केल के हिसाब से पानी वहां पे दिया जाता है। अच्छा जी, फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है इनको बढ़ाना पड़ेगा और इनके ऊपर हमें अपना जो डिपेंडेंसी है वो कम करनी पड़ेगी। जब तक हम जंगलात को बचाएंगे नहीं तब तक जो है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। वहां से लोगों को मूव करना पड़ेगा, वहां के लोगों को अवेयरनेस पैदा करनी पड़ेगी, ठीक है, और रेन वाटर जो है इसकी हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। यहां पे ये एक पिक्चर आप देखिए रेन वाटर के हवाले से, कि देखिए ये रेन वाटर एक घर का एग्जाम्पल दे रही है और यही एक मुल्क का एग्जाम्पल भी आप समझिए कि बारिश हो रही है और इस बारिश का पानी या तो इसके पास, इस घर वाले के पास ऑप्शन है कि सारी बारिश हो और खत्म हो जाए और पानी जो है इधर उधर जहां मर्जी जाता है जाए, जाया हो जाए। लेकिन दूसरा तरीका यह है कि इस पूरे के पूरे को जो है वो यहां से देखिए इन्होंने पूरा कलेक्ट करके यहां पे एक बड़े टैंक के ऊपर जो है वो कलेक्ट कर दिया। अब ये पानी यहां पे इस घर वाले यूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये एक मुल्क की एग्जांपल है। जैसे हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई इतना ज्यादा जो हमारी बारिशें होती हैं तो सारा पानी जो है वो समंदर में चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि हमारे पास डैम नहीं, और डैम ना होने की वजह से क्या है कि हमारा पानी स्टोर नहीं हो पाता। तो इसका मतलब यह है एक तो हम क्लाइमेट चेंज की चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, ऊपर से हमारे पास उस क्लाइमेट चेंज से अगर हम कोई थोड़ा बहुत फायदा उठा भी सकते हैं तो वो भी नहीं उठा पा रहे अपने डैम्स ना होने की वजह से या रिजर्वायर्स ना होने की वजह से, और हम जो है वो डबल लॉस के अंदर जा रहे हैं। अब मिटिगेशन के अंदर क्या है जी, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज क्या है कि हम कैसे जो है इसको कम कर सकते हैं इस शिद्दत को क्लाइमेट चेंज की। उसमें हम सबसे पहले अच्छा जी कार्बन कंसिक्वेशन कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कार्बन सिक्वेशन क्या चीज है? हैं कि जो है जो तो ये सारे के सारे जो है वो ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं, ठीक है, यानी कि हम ये कह सकते हैं 5 मेजर ग्लोबल इनिशिएटिव्स हैं और पाकिस्तान भी जो है वो 5 मेजर ही जो है वो इसके ऊपर भी पाकिस्तान भी काम कर रहा है किसी न किसी लेवल पे। यूएन का मेंबर होके नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी के हवाले से बिलियन ट्री सुनामी का प्रोजेक्ट करके, इसके अलावा ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें कैबिनेट की कमेटी जो बनी हुई है उसके हवाले से, या न्यू सीड्स के हवाले से, या फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन के हवाले से, या एफॉरेस्टेशन के हवाले से पाकिस्तान भी काम कर रहा है। और जैसे मैंने कहा कि क्योटो प्रोटोकॉल के बाद से 1997 के बाद से प्रॉपरली इसको टाइम दिया गया और 1980 में इसको सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिस्कस किया गया कि किस तरह दुनिया सस्टेनेबल डेवलप की तरफ बढ़ सकती है ताकि ये जो है ये क्लाइमेट के चैलेंजेस कम किए जा सके। फिर पेरिस एग्रीमेंट भी उस हवाले से हम देखते हैं कि वो भी हमें देखने को मिलता है, और अभी COP26 जैसे हो चुका है तो वो मुसलसल मीटिंग्स जारी हैं क्लाइमेट के ऊपर। तो अगर हम इसे काउंटर नहीं करेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, क्लाइमेट चेंज बढ़ेगा और हमारे लिए ये मसले मसाइल पैदा करेगा। और हम इसी तरह से जो भी देखें आप फ्लडिंग हुई पाकिस्तान के अंदर और अभी ये प्रोसेस जारी है। आप बलोचिस्तान के अंदर देखिए तो ऑलमोस्ट जो है वो 250 लोग जो है वो सरकारी जराये के मुताबिक, क्योंकि सरकारी बहुत कम होता है तो सरकारी जराये के मुताबिक 250 लोग अभी तक जो है वो मर चुके हैं इन आफात के अंदर। तो आप अंदाजा करें कि वहां पे तबाही हो चुकी है, उसका पूरे बलोचिस्तान का जो राब्ता है वो कट चुका है फ्लडिंग की वजह से। तो इतनी ज्यादा फ्लडिंग के पीछे क्या है? ये सारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ही है। और एट द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।